बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम होम्योस्टेसिस चैप्टर से लेक्चर एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में कौन कौन से कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, किडनी का क्या स्ट्रक्चर होता है और जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और किस तरह से वो यूरिन फॉर्मेशन में और दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद देता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन से। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके थ्रू बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है और ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है। इसके अलावा मेमल्स में स्वेटिंग के प्रोसेस के थ्रू भी एक्सक्रीशन होती है एक्स्ट्रा सल्यूट की। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सबसे पहले आते हैं पेयर ऑफ किडनीज, दूसरा स्ट्रक्चर है यूरेटर, तीसरा स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर और चौथा मेन स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूलर यूरिथ्रा। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होते हैं, यानी दो किडनीज होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन की साइड्स में होते हैं और ये 12 थोरेसिक और 3rd लंबर वर्टिब्रा के दरमियान में होते हैं। इनका साइज़ तकरीबन एक फिस्ट की साइज़ जितना होता है और जो राइट किडनी है वो 2 to 8 सेंटीमीटर लोअर होता है एज़ कंपेयर टू द लेफ़्ट किडनी। ये इस वजह से होता है क्योंकि राइट साइड पे एक लार्जेस्ट आर्गन लिवर भी प्रेजेंट होता है, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए जो राइट किडनी है वो नीचे होता है एज़ कंपेयर टू द लेफ़्ट किडनी। फिर किडनी की जो कैविटी होती है, पेल्विस कैविटी, वहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को यूरेटर कहा जाता है और ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर होता है और इसकी शेप जब ये किडनी से ओरिजिनेट होता है तो ये फनल शेप होता है और बाद में ये ट्यूब लाइक यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थिन हो जाता है और ये एक्सटेंड होता है पैरेलली डाउनवर्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम और उसके बाद जाके ये जॉइन करता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो टेम्परेरली स्टोर होता है, इसको यूरिन रेजर्वायर भी कहा जाता है और यहाँ से आगे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है जिसको यूरिथ्रा कहते हैं और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी में से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है। मेल के अंदर ये पीनस से एक्सक्रीट आउट होता है और फीमेल के अंदर ये विजाइना के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। अब हम डिटेल से किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो किडनी का स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन है और वो डिजीज़ जो किडनी से रिलेट करती हैं उसकी स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी का कलर रेडिश ब्राउन होता है और ये बीन शेप होता है और इसका सरफेस एरिया जो है वो कम होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर किडनी को इनक्लोज करती है और उस लेयर को हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। जो लेटरल साइड होती है किडनी की वो कन्वेक्स होती है और जो मेडियल साइड होती है वो डीपली कनकेव होती है और जो इसकी मेडियल साइड है वो लीड करती है एक हॉलो चेम्बर की तरफ जिसको रेनल साइनस कहा जाता है। रेनल साइनस की एंट्री को हम रेनल हिलस कहते हैं। यहाँ पे जो रेनल कैविटी है जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में पास होता है और नर्व्स यहाँ से एंटर होते हैं और यहीं से जो रेनल वेन है और जो यूरेटर है वो यहाँ से एग्जिट होता है। अगर हम किडनी को इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसकी डायसेक्शन देखें तो इसका जो आउटर रीजन है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और जो इनर रीजन है उसको रेनल मेड्यूला कहा जाता है।
इसी बेस पे जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की यानी नेफ्रॉन, उसकी अरेंजमेंट अगर कॉर्टेक्स रीजन में है तो उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे, और वो नेफ्रॉन जो कि मेड्यूला रीजन में अरेंज होते हैं उन्हें जेक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। जो रेनल मेड्यूला होता है इसमें कोन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें रेनल पायरामिड कहा जाता है। और जो इनकी जो टिप्स होती हैं उनको रेनल पेपिला कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो रेनल पेपिला कहलाता है। अब जो यूरिन कलेक्ट होता है वो इसके पेल्विस रीजन में कलेक्ट होता है किडनी के, और यहाँ से वो एग्जिट आउट होता है विद द हेल्प ऑफ यूरेटर। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आता है वो रेनल आर्टरी के थ्रू आता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है और वापस जो है वो हार्ट की तरफ मूव करता है, वो रेनल वेन के थ्रू मूव करता है। जो पायरामिड्स होते हैं इनकी स्ट्रिप्स लाइक अपीयरेंस होती है, और इनकी स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस इस वजह से होती है क्योंकि जो ये अरेंजमेंट है इनकी वो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन में होती है, तो इस वजह से इनकी जो अपीयरेंस होती है वो स्ट्रिप लाइक होती है। अब हम देखते हैं कि किडनी जो है वो अपना फंक्शन यानी यूरिन फॉर्मेशन कैसे करता है। अगर हम किडनी का इनर स्ट्रक्चर देखें, नेफ्रॉन का इनर स्ट्रक्चर देखें, तो जो नेफ्रॉन वैसे तो जो हम कहते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, और जो एक नेफ्रॉन होता है उसमें एक रेनल कॉर्पस्कल प्रेजेंट होता है और एक रेनल टिब्यूल प्रेजेंट होता है। रेनल कॉर्पस्कल दो स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। एक उसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या बॉल ऑफ कैपिलरीज होते हैं जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, और एक इसकी कप शेप स्वेलिंग होती है जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। जो बोमेन कैप्सूल है उसकी जो फर्दर एक्सपेंशन होती है, एक्सटेंशन होती है, उसको रेनल टिब्यूल कहा जाता है। रेनल टिब्यूल जैसे ही एक्सटेंड करती है अवे फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल, तो ये इसमें कॉइलिंग हो जाती है। ये जो इसका फर्स्ट कॉइल्ड पोर्शन होता है इसको प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल कहा जाता है। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल है ये जब नीचे एक्सटेंड होता है टुवर्ड द रेनल पेल्विस, तो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसका वो पोर्शन, लूप ऑफ हेनले का वो आर्म जो कि प्रॉक्सिमल डिस्टल टिब्यूल के साथ होता है उसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और जो इसका दूसरा एंड होता है उसे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जहाँ पे एंड होता है तो वहाँ पे भी एक कॉइल्ड पोर्शन होता है जिसको डिस्टल कन्वुलेटेड टिब्यूल कहा जाता है। डिस्टल कन्वुलेटेड टिब्यूल जब आगे एक्सटेंड होता है तो ये कलेक्टिंग डक्ट बनाता है। ये हो गया हमारे पास रेनल टिब्यूल का स्ट्रक्चर। जब हम इसमें जो ब्लड सप्लाई है उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो ब्लड एंटर होता है नेफ्रॉन में वो रेनल आर्टरी के थ्रू होता है। रेनल आर्टरी आगे डिवाइड होती है एफेरेंट आर्ट्रियोल में। एफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड एंटर होता है बॉल ऑफ कैपिलरीज जिसको ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर कहा जाता है वहाँ पे, जिसको बोमेन कैप्सूल सराउंड कर रहा होता है। जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है या ग्लोमेरुलस जो पार्ट है उसकी फर्दर एक्सटेंशन होती है इनटू इफेरेंट आर्ट्रियोल, और इफेरेंट आर्ट्रियोल जो है वो आगे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होता है जिसको पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कहा जाता है। ये जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों टिब्यूल्स को सराउंड कर रही होती हैं, और इसका जो एक मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का
उसको वेसा रेक्टा कहा जाता है। ये जो वेसा रेक्टा होता है ये मेड्यूला के साथ होता है और अलोंग द लूप ऑफ हेनले होता है, और उसके बाद ये दोबारा कॉर्टेक्स की तरफ मूव करता है। जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं वो इंटरलोब्यूलर वेन्स में ओपन होती हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो रेनल वेन में ओपन होती हैं, और रेनल वेन से जो ब्लड होता है वो वापस हार्ट को पास हो जाता है। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए ये देखते हैं कि इसमें यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो ब्लड जो है वो एंटर होता है रेनल आर्टरी से एफिरेंट आर्ट्रियोल में से होता हुआ ग्लोमेरुलस पार्ट में। ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज हैं, हमें पता है कि जो कैपिलरीज होती हैं उनका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो आरबीसीज को, प्लेटलेट्स को और बिगर जो प्रोटीन होती हैं उसको रिटेन कर देता है, जबकि जो वाटर और सल्यूट हैं वो इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल से इस रेनल टिब्यूल में एंटर होते हैं, और रेनल टिब्यूल में एंटर होने के बाद इसकी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। जैसे जो इसका प्रॉक्सिमल टिब्यूल है, यहाँ पे ग्लूकोज की 100% रीअब्सॉर्प्शन होती है, और जो दूसरे सल्यूट्स होते हैं उनकी रीअब्सॉर्प्शन होती है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इसकी रीअब्सॉर्प्शन इस पार्ट में होती है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की एब्सॉर्प्शन होती है। फिर हमारे पास जो है वो लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होता है, यू शेप, जो कि यहाँ पे ब्लू लाइन से शो किया गया है, जबकि रेड लाइन से जो है वो वेसा रेक्टा को शो किया गया। तो जब लूप ऑफ हेनले में जो फ्लूइड है, ट्यूब्यूलर फ्लूइड है, जो कि इस ट्यूब्यूल में रन कर रहा है, एंटर होता है, तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यानी यू शेप का स्ट्रक्चर का ये जो आर्म है, इसमें वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम वाटर यहाँ पे अब्जॉर्ब होता है। जबकि जो इसका दूसरा आर्म है, यहाँ पे आयंस की रीअब्सॉर्प्शन होती है, और इसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, और इसमें हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो हार्मोन जो कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराता है इन डिसेंडेंट लूप ऑफ हेनले, उसे एडीएच यानी एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहा जाता है, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जबकि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आयंस को रीअब्सॉर्ब करवाता है उसको एल्डोस्टेरोन कहा जाता है, और वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। अब दोनों साइड्स पे, दोनों आर्म्स में ट्यूब्यूलर फ्लूइड रन कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो रन हो रहा है फ्लूइड, इस फ्लूइड को काउंटर करंट मैकेनिज़्म कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम वेसा रेक्टा में देखें तो जो ब्लड आरबीसीज हैं और जो चीज़ जो कैपिलरीज में रन कर रही है, ब्लड जो रन कर रहा है, वो भी इस दोनों वेसा रेक्टा के आर्म्स के अंदर रन कर रहा है, और इसकी भी डायरेक्शन दोनों साइड पे अपोजिट है। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज़्म है वो लूप ऑफ हेनले में भी है और वेसा रेक्टा में भी है। तो उसके बाद जब यहाँ पे सल्यूट की अब्जॉर्प्शन होती है इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो जो इंटरस्टिशियम होता है यानी कि जो सेल्स के दरमियान की स्पेस होती है, वहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जबकि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें सल्यूट जो हैं आयंस वो कम हो जाते हैं और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती है। ये जो है वो मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, यानी जब यहाँ पे वाटर की अब्जॉर्प्शन बढ़ती है तो सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है एज़ कंपेयर टू द इनसाइड, जो कि हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन से जब हम इसे कंपेयर करते हैं। सेम यहाँ पे जब सल्यूट की कंसंट्रेशन या अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो जो ट्यूब्यूलर फ्लूइड है उसमें आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो दोनों साइड पे जो मेंटेनेंस होती है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की, इस चीज़ को काउंटर करंट कहा जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा होता है यानी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इस वजह से हम इसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं।
फिर जो इसका डिस्टिल्ड एंड है, यहाँ पे फर्दर जो हमारे पास ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो रीएडजस्ट होती है, वाटर की अब्सॉर्प्शन होती है, आयंस की अब्सॉर्प्शन होती है, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है कंसंट्रेटेड अमाउंट में वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंटर हो जाता है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वो किडनी की पेल्विस कैविटी में एंटर होता है, पेल्विस कैविटी से वो यूरेटर में एंटर होता है, यूरेटर के बाद वो कुछ देर के लिए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जबकि जो ब्लड है वो वेजा रेक्टा से होता हुआ वेन्यूल्स में एंटर होता है, और वेन्यूल से वो रेनल वेन में एंटर होता है, और रेनल वेन से वो यहाँ से वापस हार्ट को रिटर्न हो जाता है। जो अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो हमारे पास किडनी का जो फंक्शन है वो यूरिन फॉर्मेशन है, लेकिन ये यूरिन फॉर्मेशन होती किस तरह से है, इसमें 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और स्क्रीशन। जो फिल्ट्रेशन होता है वो रेनल कैप्सूल में होता है। रेनल कैप्सूल यानी कि ये जो इसका पोर्शन है जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों आते हैं। ये जो कप शेप स्वेलिंग है वो बोमेन कैप्सूल है। यहाँ पे जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, और ये फिल्ट्रेशन ये किस तरह से होती है, ये प्रेशर की जनरेशन की वजह से होती है, और प्रेशर किस तरह से जनरेट होता है, वो ब्लड की वजह से जनरेट होता है। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जो प्रेशर है वो हाई होता है एज कंपेयर टू द एनी अदर कैपिलरी बेड इन द बॉडी, और जो एफिरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायामीटर एफिरेंट आर्ट्रियोल से कम होता है, यानी वो आर्ट्रियोल जिसके थ्रू ब्लड लीव करता है ग्लोमेरुलस को, उसका जो डायमीटर है वो कम होता है एज कंपेयर टू एफिरेंट आर्ट्रियोल जो जिसके थ्रू जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल में एंटर होता है। इसकी वजह से जब ब्लड जो है वो एक हाई डायमीटर से कम डायमीटर की जो कैपिलरीज हैं उनमें आता है तो प्रेशर राइज होता है, और इस हाई प्रेशर की वजह से जो वाटर और स्मॉल सल्यूट हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और बोमेन कैप्सूल में कलेक्ट होते हैं। जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो मैंने आपको बताया कि वो सारे के सारे जो है वो ब्लड में ही रहते हैं, और जो फिल्टर्ड फ्लूइड होता है कैप्सूल के अंदर उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है, और इसकी कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा की तरह की ही होती है। दूसरा हमारे पास इसका जो फंक्शन आता है वो आता है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जो है वो ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि फिल्टर्ड हो चुके होते हैं उनकी रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ग्लूकोज आता है, अमीनो एसिड, विटामिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और वाटर। ये सब्सटेंसेस जब अब्सॉर्ब होते हैं तो इस प्रोसेस को सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहा जाता है, और वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वह कहाँ पे होते हैं। जैसे हमारे पास जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वो जो है वो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे होते हैं। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें भी आयंस की अब्सॉर्प्शन होती है, और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। और इसके अलावा जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे भी जो ऑस्मोटिक सोल्यूशन होता है या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है उसकी भी रीएडजस्टमेंट होती है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आयंस की और वाटर की जो कि इसमें बच गया है उसकी रीअब्सॉर्प्शन होती है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में सल्यूट को और मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी में से एक्सक्रीट किया जाए, यानी कलेक्टिंग डक्ट की तरफ भेजा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाए। तो तकरीबन यहाँ पे फिल्ट्रेट से 99% वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। इस तरह से जो किडनी है वो ऑस्मो रेगुलेटरी रोल तो प्ले करता ही है और एक्सक्रीटरी रोल भी प्ले करता है, लेकिन इसके अलावा ये आरबीसी फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करता है बाय स्क्रीटिंग द हार्मोन एराइथ्रोपोइटिन, और इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है बाय स्क्रीटिंग द एंजाइम रेनिन।